नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड की खबरें विस्तार से देखते हैं। अब उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण में वोटिंग सोमवार को पूरी हो गई। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में तकरीबन 70% मतदान हुआ। 74% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुष मतदाताओं की प्रतिशत की बात की जाए 65% पुरुष मतदाताओं ने वोटिंग की है। 31 जुलाई को पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे। दोनों चरणों की काउंटिंग एक साथ होगी। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बम्पर वोटिंग के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ये राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अनुमानित आंकड़ा जारी किया है, जिसके अनुसार 70% पोल हुआ है पंचायत चुनाव के सेकंड फेज में। अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी, मौसम विभाग ने भी फोरकास्ट जारी किया था खराब मौसम का, और चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी जैसे जिलों में लगातार बारिश चल रही थी पोलिंग के दौरान भी। उसके बावजूद अगर 70% मतदान प्रतिशत पहुंचता है तो ये एक अच्छी बात है कि लोगों ने इस पूरे फेज में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे पहले अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो करीब 64% के आसपास मतदान हुआ था। और एक खास तौर पर इसमें देखने वाली बात यह है कि जो मैदानी जिले हैं, अगर हम उधम सिंह नगर की बात करें तो सेकंड फेज में सबसे टॉप में उधम सिंह नगर जिला रहा, जहां 84% मतदान हुआ। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है कि 84% मतदान होना, देहरादून जैसे जिलों में 77% मतदान होना, उत्तरकाशी में करीब 74% के आसपास मतदान हुआ। तो एक अच्छी बात कही जा सकती है कि पंचायत चुनाव के सेकंड फेज में, खासकर सेकंड फेज की मैं बात करूं, खराब मौसम के बावजूद भी, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी लोगों ने अच्छी खासी तादाद में बिल्कुल अच्छा मतदान, उसमें भी महिलाओं का उत्साह कहीं ज्यादा दिख रहा है, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा दिख रही है पुरुष के मुकाबले। इसकी कई वजहें हो सकती है। एक कि बड़ी संख्या में पुरुष दूसरे प्रदेश में रोजगार के सिलसिले में होते हैं, उनमें बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई है। धन्यवाद आपका सुनील, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सोमवार को उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। मतदान के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे। सीएम धामी ने सुबह ही लोगों से अपील की कि पहले मतदान फिर जलपान, जिसका असर देखा और राज्य में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जमकर वोटिंग हुई। हल्द्वानी में सीएम धामी ने फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत में जिस तरह से मत प्रतिशत बढ़ा है, उससे साफ है कि जनता का भरोसा सरकार पर बढ़ा है। वहीं लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील भी मुख्यमंत्री ने की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष से ये अभियान प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष भी अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। हमारे राज्य के अंदर हरेला पर्वों से इसका विधिवत रूप से दूसरे चरण की शुभारंभ किया गया था और पहले दिन रिकॉर्ड 8,13,000 लोगों ने पौधारोपण किया था। प्रकृति संरक्षण ये हमारा संकल्प है, उसी को आगे बढ़ाते हुए देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ये अभियान हमारा पूरे महीने भर चलने वाला है। इसलिए मैं भी जहाँ जा रहा हूँ, हमारा प्रयास है कि एक पेड़ मां के नाम सभी लोग लगाएं। सभी से मैं अपील करता हूँ, क्योंकि ये सावन का पवित्र मास भी है। हल्द्वानी ब्लॉक के मोटा हल्दो इलाके में वोटिंग के दौरान फर्जी वोट पड़ने से हंगामा हुआ। यहां जयपुर खीमा के आंगनबाड़ी केंद्र पर बने पोलिंग सेंटर में एक परिवार ने जब वोट करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसका वोट पहले ही डल चुका है। जैसे ही इस बात की खबर आसपास के लोगों को हुई, हंगामा हो गया। लोगों ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए पोलिंग सेंटर पर हंगामा किया, पूरे पोलिंग सेंटर को घेर लिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि किसी तरह से ये मामला शांत हुआ। पंचायत चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में नैनीताल में भी लोगों ने जमकर वोटिंग की तो मतदान के लिए कई प्रवासी भी पहुंचे। गांव के मुद्दों के साथ जंगली जानवरों की समस्याओं पर लोगों ने मतदान किया तो सड़कों को लेकर कई लोगों की समस्याएं दिखी। फिलहाल लोकतंत्र के पर्व ने लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई है। पर्व में
अब 31 जुलाई को मतदान होना है, मतगणना होनी है 31 जुलाई को। बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट भेजा है, चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। इसी के साथ प्रशासन ने लोगों से बरसाती नदी नालों से दूर रहने की अपील की है और पहाड़ पर यात्रा के वक्त सावधान रहने को भी कहा। बारिश में कई बार लैंडस्लाइड की घटनाएं कई जगहों पर हो चुकी हैं और ऐसे में लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बारिश की वजह से धाम में जलस्तर बढ़ गया। ब्रह्म कपाल और गांधी घाट तक नदी का तेज बहाव पहुंच चुका है। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को जाने से रोका है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं अलकनंदा का विकराल रूप। रफ्तार के साथ घाटों तक नदी का पानी पहुंच गया है। तीर्थयात्रियों को नदी किनारे नहीं जाने के लिए कहा गया है और इसी के साथ गश्त बढ़ा दी गई। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी चमोली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अलकनंदा अपने रौद्र रूप में बहती हुई दिख रही है। तेज रफ्तार और पानी का जलस्तर है वो भी बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे में अब क्या इंतजाम किए गए हैं, लोगों से क्या अपील की गई है और किन किन इलाकों में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है? जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो पहाड़ों में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ गया है। चाहे अलकनंदा नदी हो, धौली नदी हो, तो सभी का जलस्तर बढ़ा है। और दोपहर के बाद जो ऊंचाई वाले इलाकों में जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो इसका असर बहुत ज्यादा देखा जाता है। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाल, गांधी घाट हो या तप्त कुंड का जो क्षेत्र है, वहां पे लगातार पानी, जो नदी का जो जलस्तर है और उसका जो पानी है वो लगातार ऊपर की तरफ आ जाता है। इसलिए प्रशासन ने फैसला लिया है कि शाम जब हो जाएगी तो वहां पे किसी भी तीर्थयात्री को नहीं भेजा जाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अलकनंदा नदी इन दिनों काफी रौद्र रूप में बह रही है। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाकों के जो नदियां हैं, छोटी छोटी जो नाले हैं, वो भी इन दिनों उफान पर बह रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलें काफी बढ़ रही हैं। बारिश की वजह से अगर देखा जाए तो सड़कों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ है, जल भराव की स्थिति है, गड्ढे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो लगातार मौसम बदल रहा है उससे मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और अगले 24 या 36 घंटे की बात करें तो पहाड़ों में इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। जी, धन्यवाद आपका नितिन, पूरी जानकारी देने के लिए। तो अगले 24 से 25 घंटे तक यही स्थिति बनी रह सकती है। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। इधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे सोमवार से बंद है। स्याना चट्टी के पास हाईवे बंद हुआ। पहाड़ी से भारी भारी बोल्डर सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया है। सड़क बंद होने से कई यात्री फंस गए हैं। इस वक्त हाईवे खोलने का काम चल रहा है। बारिश के दौरान पिथौरागढ़ के दुर्गम इलाकों में ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर है। मदकोट क्षेत्र में पैदल पुल नहीं होने की वजह से लोग परेशान हैं और उफनते नाले को इसी तरह से पार कर रहे हैं। महिला हो या बच्चे, सभी को खतरा मोल लेना पड़ता है। रोजमर्रा का सामान भी ऐसे ही ले जा रहे हैं लोग। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण और सनातन के नाम पर ठगी के खिलाफ अब सरकार आर पार की लड़ाई में है। ऑपरेशन कालनेमी की कमान अब एसआईटी के हाथों में है। वहीं छांगुर गैंग के बाद सरकार और भी ज्यादा सख्त हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण कानून को और ज्यादा सख्त बनाने के आदेश दिए। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के बढ़ते खतरे को भांपते हुए साल 2018 में धर्मांतरण विरोधी कानून अस्तित्व में आया था, लेकिन जब ये आग धीमी नहीं पड़ी
तो साल 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून को और धारदार बना दिया। जहां पहले सजा 1 से 5 साल की थी, वहीं अब ये बढ़कर 3 से 10 साल तक कर दी गई है। जुर्माना भी 25,000 से सीधे 10 लाख तक पहुंचा दिया गया है। अब छांगुर केस ने सरकार को एक बार फिर चौकन्ना कर दिया है। सोमवार को हाई लेवल कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि इस कानून को और सख्त किया जाए। पुलिस रिकॉर्ड देखें तो बीते 5 सालों में जबरन धर्मांतरण के 54 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। निश्चित तौर पर जो धर्मांतरण कानून पर सख्ती की आवश्यकता महसूस हो रही है, और जिस तरह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा है, झांगुर बाबा का एक बड़ा प्रकरण चल रहा है, और धर्मांतरण के आड़ में जो देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं वो ज़्यादा चिंता का विषय है। तो इसको और गहराई से देखने की आवश्यकता है, और इस पर हमको इसके तह तक जाना पड़ेगा। जो मुख्यमंत्री जी ने जो SIT गठित की है, मैं समझता हूँ उसी प्रयोजन से की होगी, तो उसमें भी हम थोड़ा और सख्ती करेंगे, तो इस प्रकार की जो जिस तरह के लोगों की प्रवृत्तियाँ हैं, इस पर हम रोक लगा पाएंगे। यही नहीं, सनातन धर्म की आड़ में अंधभक्ति और ठगी का जाल बुनने वालों पर भी सरकार ने शिकंजा कस दिया है। ऑपरेशन काल नेमी की निगरानी अब SIT करेगी, जो सीधे पुलिस मुख्यालय से जुड़ी होगी। मुख्यमंत्री ने DGP को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इस सराहनीय पहल को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस उत्तराखंड को, ये देवभूमि हमारी, हम सनातन धर्मवासी है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हम ये देवभूमि है तो देवभूमि की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। और मैं कहता हूँ कि ये और जितना सख्त से सख्त कानून बने, और सख्त कानून बनना बहुत ज़रूरी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये पहल की है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित होने वाली ये SIT न सिर्फ ऑपरेशन काल नेमी की निगरानी करेगी, बल्कि धर्मांतरण के मामलों की भी परत दर परत जांच करेगी। साफ है, लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद सरकार अब धर्मांतरण और धार्मिक ठगी के खिलाफ सख्ती बरतने जा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में रविवार को हुई दुर्घटना के बाद सोमवार को सचिवालय में CM धामी ने उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें मुख्यमंत्री ने मंदिरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए मनसा देवी मंदिर, नीलकंठ महादेव, धारी देवी, पूर्णागिरि मंदिर, कैंची धाम, जागेश्वर समेत राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों के सुनियोजित विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मनसा देवी मंदिर के सीढ़ी मार्ग से अतिक्रमण हटाने और मार्ग के चौड़ीकरण के लिए भी आदेश दिए गए हैं। मंदिर परिसर की धारण क्षमता बढ़ाने और दुकानों को व्यवस्थित करने के साथ ही दर्शन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की योजना तैयार की गई है। सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा, ताकि दर्शन की संख्या नियंत्रित की जा सके, बेहतर प्रबंधन किया जा सके। उत्तराखंड के सभी पौराणिक मंदिरों का सुरक्षा ऑडिट होगा। हर 15 दिन पर मंदिरों का ऑडिट किया जाएगा। CO रैंक के अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। IG गढ़वाल ने सभी जिलों को इसके निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। सुरक्षा के साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट पर फोकस होगा। गढ़वाल IG ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया कि पौराणिक मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित जांच की जाए। पब्लिक यूटिलिटीज़ हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, फायर ऑडिट हो, इन सबों को कंप्लीट इसको ऑडिट करें। और उनको ये भी निर्देशित किया गया है कि अपने एक CO रैंक के ऑफिसर प्रत्येक 15 दिन में उसका पूर्णतः हर एक महीने में 2 बार ये इसका सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे। मनसा देवी मंदिर भगदड़ हादसे के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन हरकत में है। सोमवार को DM और SSP ने प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ मनसा देवी मंदिर पहुंचकर मंदिर परिसर और पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। मंदिर प्रबंधन के साथ भीड़ नियंत्रण का रिव्यू किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मनसा देवी मंदिर का सीढ़ी वाला रास्ता फिलहाल पूरी तरह से बंद किया गया है और सिर्फ आकस्मिक स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
जो वन वे होगा। सीढ़ी मार्ग को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया है, लेकिन निकलने की व्यवस्था रहेगी, वो भी इमरजेंसी की कंडीशन में। अवैध दुकानों को भी हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो हमारे पैदल रास्ता है उसमें और सुविधाएं हम कैसे यात्रियों को दे सकते हैं, जैसे बैठने का स्थल हो, टॉयलेट्स हो, पीने का पानी हो। तो उसके लिए भी आज स्थल कुछ चयनित किए गए हैं, पार्किंग के स्थल चयनित किए गए हैं। आगे इस पर भी प्लान किया जाएगा कि जो सीढ़ी मार्ग आकस्मिक एग्जिट के लिए ही यूज़ किया जाएगा, उसमें अब किसी भी प्रकार से कोई भी यात्रीगण सिंगल वे पे ही चलेंगे, जो मुख्य मार्ग से होते हुए मंदिर तक जाएंगे। और मंदिर के अंदर की कैपेसिटी को भी एक बार एनालिसिस किया जा रहा है कि कितनी कैरिंग कैपेसिटी मंदिर प्रांगण में आ सकता है। उसी के हिसाब से जो हमारा जो पब्लिक का जो मूवमेंट है उसको तय किया जाए। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने सोमवार को जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। बलूनी ने उनके आध्यात्म और राष्ट्रहित संबंधी कई विषयों पर चर्चा की। अनिल बलूनी ने कहा कि स्वामी अवधेशानंद जी की दुनिया में भारतीय ज्ञान परंपरा और दर्शन को प्रसारित करने में भूमिका सराहनीय है। आज ग्लोबल टाइगर डे है। दुनिया में कम होते बाघों की संख्या को संरक्षित करने के लिए हर साल 29 जुलाई को यह दिन मनाया जाता है। बाघों को संरक्षित करने में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बड़ा योगदान है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों को खासा रास आया है। यहाँ बीते 1.5 दशक में बाघों की संख्या में अच्छा इजाफा देखा गया है। कॉर्बेट में 2006 में 164 बाघ थे, जो आज बढ़कर 260 तक पहुँच गए हैं। ये गणना 2006 से कैमरा ट्रैप विधि से की जाती है, जिसमें गलती की संभावना नहीं के बराबर होती है। हमने देखा है कि जो विभिन्न कार्य जो किए जा रहे हैं टाइगर कंजर्वेशन के क्षेत्र में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में, उनका एक सुखद परिणाम इस रूप में आता है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बाघों की जो नंबर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो लेटेस्ट काउंटिंग जो ऑल इंडिया सेंसस जो 2022 में हुआ, वहां पर हमने पाया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 260 बाघ जो है वो हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं। कॉर्बेट में बढ़ती बाघों की संख्या अपनी सफलता की कहानी खुद बयां कर रही है। बाघों का बढ़ना यहाँ के अच्छे और स्वस्थ पर्यावरण का प्रतीक है, जहाँ उनके इस हैबिटेट में उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। बढ़ते बाघ वन्य जीव प्रेमियों के लिए भी सुखद अनुभव हैं। कॉर्बेट एक सक्सेस स्टोरी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि भारत में बाघों के संरक्षण की शुरुआत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही शुरू हुई थी और तब से लगातार यहाँ बाघों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ संरक्षण और सुरक्षा का कार्य बेहतर तरीके से हो रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1936 में देश के पहले नेशनल पार्क होने का गौरव मिला। 1 अप्रैल 1973 को लागू हुए प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भी इसे सबसे पहले चुना गया। तब से आज तक बाघों के संरक्षण के मामले में इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां जिला मुख्यालय के पास एक महिला ने अचानक ही मंदाकिनी नदी में छलांग लगा दी। हालांकि तत्काल ही फायर सर्विस के जवानों ने महिला को बचाया और नदी से बाहर लेकर आए, लेकिन इस दौरान महिला ने दोबारा नदी में छलांग लगाने की कोशिश की। इस बार भी तुरंत एक्शन लेते हुए फायर जवानों ने महिला को बाहर निकाला और नदी से दूर किया। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से परेशान है। अब महिला के परिवार की तलाश की जा रही है ताकि उन्हें सुपुर्द किया जा सके। बाहर निकाला गया, संभवतः यहाँ पर सूचना। हरिद्वार में हाईटेंशन लाइनों के पास काटी जा रही अवैध कॉलोनियां हादसों का कारण बन रही हैं। यहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सुमन नगर में करंट से झुलसकर एक मजदूर की मौत हो गई। गढ़मीपुर का रहने वाला 25 साल का अफजल सुमन नगर के एक निर्माणाधीन मकान के छत पर काम कर रहा था। इस दौरान अफजल पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया और झुलसकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
सुमन नगर के अंदर गली नंबर 2 के अंदर करंट लगने के कारण जो है मृत्यु हो गई। इसके अंदर जो है पुलिस द्वारा है जो पंचायतनामा की कार्रवाई कर दी गई और जो है शरीर है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। देहरादून अपने बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए देश भर में जाना जाता है, लेकिन आज हम आपको ऐसी बेकरी में लिए चलते हैं जिसके प्रोडक्ट्स में रागी बुरांश तो शामिल है, साथ ही खास है इसे चलाने वाले, और नाम दिया गया है साइलेंट बेकरी। वैसे तो ये लोग ठीक से सुन और बोल नहीं सकते, लेकिन इनके भाव आपके दिल को जरूर छू लेंगे। देहरादून में देश के अलग अलग हिस्से से आकर रहे ये मूक बधिर लोग द साइलेंट बेकरी में काम कर रहे हैं, जिसको मुंबई के रहने वाले राहुल बजाज देहरादून में चला रहे हैं। राहुल खुद स्पेशल चाइल्ड हैं, लेकिन उन्होंने देहरादून में एक ऐसी टीम बनाई जिसमें मूक बधिर लोगों को रोजगार मिल सके। अब अगस्त में उनकी प्लानिंग मूक बधिर लोगों के द्वारा रेस्टोरेंट खोलने की है। हम लोग इनको बहुत अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, जैसे बेकरी, ब्रेड्स, डिज़र्ट्स, केक्स और आइसक्रीम्स। उत्तराखंडी बहुत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लाइक बुरांश, माल्टा, भांग मंजीर के जो बीज होते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, लोग समझते नहीं हैं, एंड काफल। ऐसे चीज़ें वी वांट उत्तराखंड टू फ्लरिश। इस बेकरी में पिछले 2 साल से काम कर रही अनु अग्रवाल से भी हमने बात की। हालांकि उनको समझाने में थोड़ी दिक्कत जरूर आई, लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे लोगों से वो बात करती हैं और उन्हें सामान दे पाती हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम सब मिलकर काम करते हैं और यहाँ पे कस्टमर से भी मिलवाते हैं और हम उनको सर्व करते हैं जो उनको पसंद आते हैं, तो हम उनको गरम गरम सर्व करते हैं और उनको पैक करके भी देते हैं। थोड़ा सा होता है साइन लैंग्वेज में समझाना, थोड़ा सा टफ होता है हमारे लिए, पर धीरे धीरे हम भी सीख गए उनके साथ में, तो इतनी ज़्यादा कोई खास प्रॉब्लम आती नहीं है। वैसे भले ही इन लोगों को काम को समझने में दिक्कत पेश आती है, लेकिन इनका काम के प्रति समर्पण और जज्बा दिल को छू लेता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। रुड़की में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सोलनपुरम में एक कंज्यूमर को 1 महीने में 1,09,000 रुपए का बिल आया, जबकि उपभोक्ता ने 2024 में बिजली बचत के लिए सोलर पैनल लगवाया था। उसके बाद से उनका बिजली बिल शून्य था, लेकिन 5 जून को स्मार्ट मीटर लगवाने के बाद 1 लाख से ज्यादा का बिल आ गया, जिसकी शिकायत विभाग से की गई है। माध्यम से मेरे ऊपर 1,09,173 रुपये का जो बिल है मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया गया, और उसके बाद जो 4200 रुपये मेरे थे जो सरकार के, उसको माइनस करके 1,04,951 रुपये का ड्यूज़ मेरे ही तरफ दिखा दिया। प्रदेश में गुमशुदा महिलाओं, नाबालिग लड़कियों की तलाश के लिए उत्तराखंड पुलिस एक बार फिर एक्टिव है। क्या कदम उठाए जा रहे हैं बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पेट सफा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।